नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति पर गौर कर रहे हैं जो हाँ, कम लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन जिनसे इसका सामना होता है उनके लिए यह बहुत गंभीर है। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या संक्षेप में कहें तो एलजीएमडी। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती जाती है। लेकिन इस मुश्किल स्थिति के बीच उम्मीद की एक नई, कह सकते हैं एक नई दिशा दिख रही है। नाम है इवोलिरा थेरेप्यूटिक्स और उनकी जीन थेरेपी जिस पर वो काम कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी कंपनी, उनकी तकनीक और हाँ, एलजीएमडी समुदाय के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं उसी पर आधारित है। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि एलजीएमडी आखिर है क्या, इवोलिरा का तरीका क्या है और ये उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है जो इस मुश्किल स्थिति से जूझ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एलजीएमडी को समझने से। ये असल में क्या है और शरीर पर इसका असर कैसे दिखता है। देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये एक दुर्लभ और काफी गंभीर आनुवंशिक स्थिति है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनमें मांसपेशियों का लगातार कमजोर होना शामिल है, खासतौर पर कूल्हों और कंधों के आसपास के हिस्सों में। हाँ, इसी वजह से इसे लिम्ब गर्डल कहा जाता है। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति की चलने फिरने की क्षमता वो धीरे धीरे कम होती जाती है, गतिशीलता घटती है और जाहिर है जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं प्रगतिशील मांसपेशी कमजोरी, तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि ये कमजोरी वक्त के साथ बढ़ती जाती है, स्थिर नहीं रहती। सोचिए, जो काम आज आप कर पा रहे हैं वो शायद कुछ सालों बाद न कर पाएं। अभी तक जो भी इलाज या प्रबंधन के तरीके रहे हैं वो ज्यादातर लक्षणों को कम करने या जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने पर ही केंद्रित रहे हैं, जैसे फिजियोथेरेपी हो गई या व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण या फिर दर्द कम करने की दवाएं। वो बीमारी की जड़ पर काम नहीं करते। मतलब वो जो खराब जीन है ना, जो इस समस्या का कारण है, उस पर असर नहीं करते। हाँ, ये फर्क तो बहुत बड़ा है। लक्षणों का मैनेजमेंट करना बनाम जड़ का इलाज खोजना, और यहीं पर लगता है इवोलिरा थेराप्यूटिक्स की भूमिका आती है। तो ये कंपनी क्या है, उनका खास लक्ष्य क्या है? जानकारी ये बताती है कि ये रिचमंड वर्जीनिया अमेरिका में स्थित एक आधुनिक बायोटेक कंपनी है। उनका जो घोषित मिशन है वो है एलजीएमडी जैसी दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के लिए अगली पीढ़ी की जीन थेरेपी विकसित करना। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके संस्थापकों में चिकित्सक, वैज्ञानिक यानी फिजिशियन साइंटिस्ट और बायोटेक इंडस्ट्री के अनुभवी लोग शामिल हैं। बिल्कुल, संस्थापकों की ये पृष्ठभूमि वाकई ध्यान देने लायक है। देखिए, चिकित्सक, वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो मरीजों का इलाज भी करते हैं और साथ ही साथ लैब में रिसर्च भी। ये कॉम्बिनेशन अक्सर बहुत शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान की बारीकियों को भी समझते हैं और मरीजों की जो असल जरूरतें हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उन्हें भी फर्स्ट हैंड जानते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे एक तरह का ब्रिज बनता है जो लैब की खोजों को सीधे क्लिनिक तक, मतलब मरीज तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। और उनका मिशन भी काफी महत्वाकांक्षी है। वो सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली दवा नहीं बनाना चाहते, बल्कि ऐसी थेरेपी बनाना चाहते हैं जो संभावित रूप से स्थायी समाधान दे सके। तो ये संस्थापकों का अनुभव वाकई मायने रखता है। अब जरा इवोलिरा की रणनीति पर करीब से नजर डालें। जैसा कि सामग्री बताती है, वो सभी तरह के एलजीएमडी पर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो विशेष रूप से 2 गंभीर उपप्रकारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये कौन से हैं और क्या स्रोतों से ये पता चलता है कि इन्हीं को क्यों चुना गया? हाँ, जानकारी के मुताबिक पहला उपप्रकार है R32D। ये CAPN3 नाम के जीन में खराबी के कारण होता है। नतीजा वही प्रगतिशील मांसपेशी कमजोरी। दूसरा है उपप्रकार R52C, जो SGCG जीन में समस्या होने से होता है। इससे भी व्यक्ति की गतिशीलता और मांसपेशियों की कार्यक्षमता में गंभीर गिरावट आती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी बात सामने आती है जिस पर स्रोत इशारा करते हैं, और ये शायद समझने में मदद करता है कि इन्हीं 2 को क्यों चुना गया। बात यह है कि ये दोनों जीन CAPN3 और SGCS अपने आकार में, मतलब साइज में अपेक्षाकृत छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं। हाँ। अब आप सोचेंगे कि जीन के आकार से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जीन थेरेपी में क्या होता है,
खराब जीन के बदले एक स्वस्थ जीन की कॉपी को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है ना, इसके लिए अक्सर एक डिलीवरी व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि AAV मतलब एडेनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर। ये एक तरह का मॉडिफाइड वायरस है जो बीमारी नहीं फैलाता बल्कि जीन को कोशिका के अंदर ले जाने का काम करता है। लेकिन इस वेक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो एक निश्चित आकार तक का ही पैकेज यानी जीन ले जा सकता है। अगर जीन बहुत बड़ा हो तो उसे वेक्टर में फिट करना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। तो इन दो खास LGMD उपप्रकारों में जीन का छोटा होना एक बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि पूरी काम करने वाली जीन की एक स्वस्थ कॉपी को AAV वेक्टर में पैक करके मांसपेशियों की कोशिकाओं तक पहुंचाने की संभावना ज्यादा है। ये चीज पूर्ण जीन प्रतिस्थापन थेरेपी को व्यावहारिक बनाती है। समझ गया। आसान शब्दों में कहें तो खराब या गायब जीन की जगह एक स्वस्थ काम करने वाली कॉपी देना संभव हो पाता है। तो ये चुनाव सिर्फ बीमारी की गंभीरता पर आधारित नहीं लगता, बल्कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजिक कदम भी लगता है। अच्छा, तो ये छोटे जीन का होना एक तरह से तकनीकी सहूलियत देता है जिससे सफलता की संभावना बढ़ती है। ये एक महत्वपूर्ण बात पता चली। तो अब समझते हैं कि उनकी उपचार रणनीति वास्तव में है क्या। ये पहले किए गए प्रयासों से कैसे अलग है। सामग्री इस बात पर प्रकाश डालती है कि वे एक दूसरी पीढ़ी के AAV वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हमने समझा, इसका उद्देश्य है एक पूरी लंबाई वाली काम करने वाले जीन की कॉपी को सीधे मांसपेशी ऊतक में पहुंचाना, मतलब मसल टिश्यू में जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक खास लाभ जिसका जिक्र है वो ये है कि इस डिलीवरी सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लिवर जैसे दूसरे अंगों में जमा होकर टॉक्सिसिटी पैदा करने से बच सके। ये पहले की कुछ जीन थेरेपी कोशिशों में एक गंभीर चिंता का विषय रहा है ना? बिल्कुल। जानकारी ये भी कहती है कि इसका डिजाइन सुरक्षा और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए पिछले जीन थेरेपी परीक्षणों से सीखे गए सबक पर आधारित है। हाँ, ये दूसरी पीढ़ी और सीधे मांसपेशी ऊतक पर जोर देना वाकई महत्वपूर्ण है। देखिए, AAV वेक्टर जीन डिलीवरी का एक जाना माना तरीका है, लेकिन विज्ञान रुका नहीं रहता। दूसरी पीढ़ी का मतलब अक्सर ये होता है कि वेक्टर को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि वो या तो खासतौर पे मांसपेशी कोशिकाओं को बेहतर पहचाने और उनमें जाए, या फिर शरीर के इम्यून सिस्टम से कम प्रतिक्रिया प्रोवोक करे, या दोनों। पहले की थेरेपी में ये इम्यून प्रतिक्रिया भी एक चुनौती रही है। अच्छा। और सीधे मांसपेशियों को टारगेट करना और लिवर में जमाव को कम करना, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सुधार है। जब थेरेपी पूरे शरीर में फैलती है तो वो उन अंगों में भी जा सकती है जहां उसकी जरूरत नहीं है, और वहां साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, खासकर लीवर में, क्योंकि वो शरीर का फिल्टर है। तो इवोलेरा का ये तरीका दिखाता है कि ये